वजीर आजम इस बात को नहीं समझते कि घर का मतलब क्या होता है। वजीर आजम को कम अज कम, अब पता नहीं उन्होंने घर कितना मेंटेन किया है अपनी ज़िंदगी में, ज़ाती ज़िंदगी में, या नहीं किया, लेकिन वजीर आजम घर का मतलब अगर नहीं समझते तो फिर तो वो यूसीसी की को अपने एक उसूल के तौर पर सिर्फ लेके चलते रहेंगे। घर वालों से बनता है, घर वाले मुतमईन नहीं हैं तो फिर घर नहीं रहता। ये बात वजीर आजम को कोई ना कोई, वो खुद तो समझ नहीं पाते हैं, मगर कोई तो हो उनकी पार्टी में जो उन्हें समझा दे कि घर वालों से बनता है, दीवारों से नहीं। आके बीच में खड़ी हो गई, मैं कौन के मैं खामा। ये सूरत हाल है कि किसी ने नहीं मांगा यूसीसी। भारतीय जनता पार्टी एंटी मुस्लिम, एंटी इस्लाम एक पॉलिटिकल पार्टी है इस देश की, साफ कह रहा हूं। एंटी मुस्लिम, एंटी इस्लाम पॉलिटिकल पार्टी है बीजेपी इस मुल्क में। वो यूसीसी के नाम पर सिर्फ इस्लाम और मुसलमानों को टारगेट करके हिट करना चाहती है। इसके अलावा यूसीसी का उससे कोई मतलब नहीं है। वो इसके ऊपर यूसीसी को कुछ भी नहीं जानते हैं बीजेपी के लोग। आर्टिकल 44 में कि यूसीसी के लिए जब तक इस मुल्क के अवाम के तमाम तबकात बखुशी, बरज़ा, बरग़बत राज़ी ना हो जाएं, तब तक एक यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं लाया जा सकता। और इसलिए सरकार से ये मशवरा दिया गया है, सरकार को मशवरा, हुक्म नहीं, ये मशवरा दिया गया है कि कोशिश करते रहें कि तमाम तबकात बिलाखिर एक मुश्तरका सिविल कोड मानने पे तैयार हो जाएं। तो अब उसकी कोशिशें कितनी भी करें, अव्वल तो कोई कोशिश हुई नहीं। इस बुनियाद पे बहुत से कोर्ट्स भी कहते रहे कि सरकार को कोशिश करनी चाहिए, लेकिन कैसे कोशिश करेंगे? आप देखिए कितनी विविधताएं हैं। भारत एक कॉन्फेडरेशन है, भारत मुख्तलिफ रियासतों का एक विफाक है। इस बात को आरएसएस ने कभी नहीं समझा। नॉर्थ ईस्ट में जो मिज़ोरम में, मेघालय में, त्रिपुरा में, मणिपुर में, असम में जो लोग रहते हैं, उनका ज़बान, उनका खाना पीना, रस्म व रिवाज, शादी ब्याह और ये फैमिली सिस्टम बिल्कुल अलग है। साउथ इंडिया में जो लोग रहते हैं वो हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, उनका बिल्कुल अलग है। गुजरात में जो लोग रहते हैं उनका बिल्कुल अलग है। कश्मीर में जो लोग रहते हैं उनका बिल्कुल अलग है। तो हर चीज़ बिल्कुल अलग है। लेकिन इस सारी विविधता के बावजूद इतने सारे कल्चरल डिफरेंसेस, रिलीजियस डिफरेंसेस, लिंग्विस्टिक ज़बानें, हर 40 कोस पे हमारे यहाँ ज़बान बदलती है। बदलने के बावजूद कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने, हमारे मुल्क के कानून ने हर एक कल्चर को, हर एक मज़हब को, हर एक ज़बान को, हर एक रस्म व रिवाज को एक आज़ादी दी और उसे अकोमोडेट किया। इसलिए भारत बना। आज़ादी से पहले या तो मुग़लों ने भारत बनाया जो एक भारत था, तब भी उन्होंने यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात नहीं की। हर एक के रस्म व रिवाज को अकोमोडेट किया अपने अंदर, उसके साथ भारत चलता रहा, तो तब वो एक राष्ट्र बना था। आज़ादी के बाद कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने वो गारंटी दी, उसकी वजह से है। तो अब ये बीजेपी के लोग जो ये बात कहते हैं वन नेशन वन लॉ, अभी वज़ीर आज़म ने कह दिया कि एक घर में दो कानून कैसे चल सकते हैं। अरे भाई, घर क्या होता है? घर एक चार दीवारी और छत का नाम नहीं है। घर में मुख्तलिफ कमरे होते हैं, हर कमरे का साइज़ अलग होता है, हर कमरे में खिड़की दरवाजे अलग होते हैं, हर कमरे का ऑरा अलग होता है, हर कमरे की सेटिंग अलग होती है, तभी तो वो घर होता है। इन तमाम कमरों का मजमुआ घर कहलाता है। चार दीवारी और छत का नाम घर नहीं होता। और फिर उस घर में रहने वालों का आपसी इत्तफाक वो उसे घर बनाता है। अगर वही मुतमईन ना हो तो फिर घर नहीं रहता, जंगल बन जाता है। वजीर आजम इस बात को नहीं समझते कि घर का मतलब क्या होता है। वजीर आजम को कम अज़ कम, अब पता नहीं उन्होंने घर कितना मेंटेन किया है अपनी ज़िंदगी में, ज़ाती ज़िंदगी में, या नहीं किया, लेकिन वज़ीर आज़म घर का मतलब अगर नहीं समझते तो फिर तो वो यूसीसी की को अपने एक उसूल के तौर पर सिर्फ लेके चलते रहेंगे। घर वालों से बनता है, घर वाले मुतमईन नहीं हैं तो फिर घर नहीं रहता। ये बात वज़ीर आज़म को कोई ना, वो तो खुद तो समझ नहीं पाते हैं, मगर कोई तो हो उनकी पार्टी में जो उन्हें समझा दे कि घर वालों से बनता है, दीवारों से नहीं। लेकिन डॉक्टर साहब, सवाल ये है कि इस कानून की देश ने मांग की थी, मतलब जरूरत कितनी थी, इसके फायदे क्या होंगे और नुकसान क्या है? हालांकि लोग विरोध भी कर रहे हैं और समर्थन में भी हैं। तो ये तीन सवाल हैं, जरूरत कितनी थी, फायदे कितने हैं, नुकसान कितने हैं? देखिए, ज़रूरत अगर होती तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जब बनाया जा रहा था, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली 1946 से 1949 तक 3 साल कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने कॉन्स्टिट्यूशन की एक एक धारा पर बहस की है।
यूसीसी पे भी बहस की है। नवंबर 1948 में यूसीसी पे बहस हुई है। पूरी बहस के बाद ये तय हुआ कि नहीं, इसे कॉन्स्टिट्यूशन में डायरेक्टिव प्रिंसिपल रखा जा सकता है, और लेकिन ये कि कॉन्स्टिट्यूशन का मेन ऑपरेटिव पार्ट ये नहीं हो सकता। जब वो जो संविधान निर्माता थे जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, आज जो लोग हैं उनके मुकाबले में वो कहीं ज़्यादा पढ़े लिखे और समझदार लोग थे, विजनरी थे, बहुत दूर तक देखने वाले लोग। आज तो भारतीय जनता पार्टी में तो पॉलिटिकल जहन रखने वाले लोग ही नहीं हैं। वो तो एक बहुत ही संकीर्ण, बहुत ही नैरो माइंडेड, बहुत ही दकियानूसी ख्याल रखने वाले लोगों का मजमुआ है भारतीय जनता पार्टी, जिसको ना भारत का कोई पता है, ना भारत के स्वरूप का कोई पता है, ना उसके इतिहास का कुछ पता है, ना उसके मुस्तकबिल का कोई पता है, कुछ जानते ही नहीं है सत्ता के खेल के अलावा भारतीय जनता पार्टी के लोग। इस कदर जहालत है इन लोगों के अंदर कि ये भारत के कॉन्सेप्ट को नहीं समझते। तो उस वक्त ज़रूरत महसूस नहीं की, लेकिन एक आइडियल सिचुएशन है यूनिफॉर्म सिविल कोड, इसलिए डायरेक्टिव प्रिंसिपल में रख दिया कि ठीक है, फिर कभी जब माजी में मुस्तकबिल में अगर लोग तैयार हो जाएं, कोई सूरत बन सके तो बना लीजिएगा। अब सवाल यह है कि 75 साल के बाद किसने मुतालबा किया? क्या सिखों ने कहा? क्या ईसाइयों ने कहा? क्या मुसलमानों ने कहा? क्या पारसियों ने कहा? क्या बुद्धिस्ट ने कहा? क्या जैनियों ने कहा? क्या ट्राइबल्स ने कहा? क्या दलितों ने? किसने मुतालबा किया? किसी ने भी। तो सरकार आके बीच में खड़ी हो गई, मैं कौन के मैं खामा। ये सूरत हाल है कि किसी ने नहीं मांगा यूसीसी, लेकिन बीजेपी चूंकि कम्युनल एजेंडा, और बीजेपी के लिए यूसीसी क्या है? भारतीय जनता पार्टी एंटी मुस्लिम, एंटी इस्लाम एक पॉलिटिकल पार्टी है इस देश की, साफ कह रहा हूं मैं। एंटी मुस्लिम, एंटी इस्लाम पॉलिटिकल पार्टी है बीजेपी इस मुल्क में। वो यूसीसी के नाम पर सिर्फ इस्लाम और मुसलमानों को टारगेट करके हिट करना चाहती है। इसके अलावा यूसीसी का उससे कोई मतलब नहीं है। वो इसके ऊपर यूसीसी को कुछ भी नहीं जानते हैं बीजेपी के लोग। ये रीज़न है कि 2018 का जो लॉ कमीशन था, 21वां लॉ कमीशन, वो बीजेपी ने ही बनाया था। उस लॉ कमीशन ने एक्सरसाइज की, सवालनामा जारी किया, पूरे मुल्क में सवालनामा फैला, लाखों लोगों ने उसके जवाब दिए। उसने कंक्लूड किया कि अभी यूसीसी के लिए इस मुल्क का माहौल साजगार नहीं है, किसी को नीदर रिक्वायर्ड और डिजायरेबल, डिजायर भी नहीं है, ख्वाहिश भी नहीं है इस मुल्क के लोगों में। तो न सिर्फ ये मुतालबा नहीं किया, बल्कि लोगों ने ये जाहिर किया कि हमें इसकी ख्वाहिश भी नहीं है। तो जब ख्वाहिश भी नहीं है तो 21वें लॉ कमीशन ने 2018 में कहा कि आप यूसीसी का आइडिया छोड़ दीजिए, बल्कि जो अलग अलग पर्सनल लॉज हैं उनको कोडिफिकेशन कर दीजिए, तो अब मसला कोई मसला नहीं है। लेकिन वो बीजेपी के एजेंडा को सूट नहीं करता। देखिए, मैंने बिल्कुल शुरू में कहा कि बीजेपी एंटी मुस्लिम, एंटी इस्लाम एक पॉलिटिकल पार्टी है, और इसलिए उसको ना अजान पसंद है, ना नमाज पसंद है, ना कुरान पसंद है, ना मुसलमान पसंद है, ना इस्लाम पसंद है। अब ये पसमानदा का कार्ड खेल रहे हैं। बताइए, पसमानदा जितनी लिंचिंग अब तक हुई गाय के नाम पर, वो मरने वाले कौन थे? सब पसमानदा है। कम्युनल राइट्स करवाए आपने, कम्युनल राइट में जितने लोग गिरफ्तार हुए बेकसूर, सब पसमानदा है। तो जितनी गाज गिर रही है बीजेपी की सरकार में, बुलडोजर किसके घरों पे चल रहे हैं? सब पसमानदा है। तो आपने पसमानदा को आज तक कोई पैकेज नहीं दिया। आपने आर्टिकल 341 आज तक खत्म नहीं किया। आपने 341 के तहत जो पसमानदा को और दलित को, मुस्लिम दलित को मिलना चाहिए रिजर्वेशन, वो भी नहीं दिया। उसको आपने सुप्रीम कोर्ट में डिनाई कर दिया। और आप कहते हैं पसमानदा पसमानदा, कत्ल तो पसमानदा ही हो रहे हैं, फिसाद में पसमानदा मारे जा रहे हैं, बेकसूर गिरफ्तारियां पसमानदा की हो रही हैं, टेररिज्म के नाम पर गिरफ्तारी पसमानदा की हो रही है, और आप पसमानदा का राह गलाप रहे हैं। स्मृति ईरानी कहती है, मैंने देखा था प्रियंका गांधी को, उसने नमाज पढ़ दी। अरे ऐसे आप नमाज का जिक्र करते हैं जैसे नमाज कोई जुर्म हो। अजान पर आप इतनी लंबी चौड़ी बहस करते हैं जैसे अजान कोई जुर्म हो। इससे साफ जाहिर होता है कि बीजेपी एंटी इस्लाम एक पॉलिटिकल पार्टी है। और जो आप वन नेशन वन लॉ की बात करते हैं, मैं कह रहा हूं, जुर्रत के साथ कह रहा हूं और पूरे चैलेंज के साथ कह रहा हूं, नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी के अंदर अगर दम है तो इस मुल्क में एक लैंग्वेज जो है नाफिज करके दिखा दें। आप एक देश एक भाषा आप लेकर आइए जरा। है किसी में हिम्मत? आप, मैं फिर कह रहा हूं, आपका सीना 56 नहीं, 156, 256, 1056 इंच का हो। एक देश एक भाषा लागू करके दिखाए मुझे इस देश में कोई माई का लाल जिसमें दम हो। ये एक फेडरल स्ट्रक्चर है। अलग अलग लोगों ने मिल के अपने आप को एक कॉन्स्टिट्यूशन के तहत बांध के भारत को एक राष्ट्र बनाया है। तो भारतीय राष्ट्रवाद को मानिए,
नेशनलिज्म की कोई जो डेफिनेशन है वो भारत पे नहीं होती है। भारत एक फेडरेशन वाला नेशनलिज्म है। एब्सोल्यूट नेशनलिज्म भारत में नहीं आ सकता, क्योंकि नेशनलिज्म की डेफिनेशन जो स्टैंडर्ड डेफिनेशन है उसके तहत भारत कवर नहीं होता है। ये बात बीजेपी नहीं समझ सकती। देखिए, बीजेपी अपर कास्ट हिंदुत्ववादियों की पार्टी है, सनातनियों की नहीं है। सनातन एक अलग चीज है, मैं बार बार कहता हूँ। अपर कास्ट जो कास्टिज्म में बिलीव करने वाले लोग हैं, ये उनकी पार्टी है। तो ये तो वर्चस्व चाहते हैं। एक दलित बीजेपी का प्रेसिडेंट हुआ था, 2 लाख रुपए रिश्वत लेते हुए पकड़वा के उसको निकलवा दिया इन्होंने पार्टी से बाहर। तो वहां पर दलितों का और ट्राइबल्स का क्या हाल है आप देख ही रहे। मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस की प्रॉब्लम यह है कि हमने कभी भी इंगेज नहीं किया इस मुल्क के इन तबकात के साथ, जिस ईमानदारी, इखलास और मोहब्बत के साथ हमें ट्राइबल्स के साथ इंगेज करना चाहिए, क्योंकि वो भी मजलूम है, बेहद मजलूम है। दलितों के साथ जो इंगेजमेंट हमारी ऑर्गेनाइजेशन का ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे होना, इंडिविजुअल नहीं, ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे होना चाहिए, वो अब तक नहीं किया। मसलन यूसीसी का लेवल है की बात आई, यूसीसी पर हमारा कंटिन्यूअस डायलॉग चलना चाहिए ट्राइबल्स के साथ में, क्योंकि उनके बहुत डाइवर्स कवानीन है। हमारा दलितों के साथ, सिखों के साथ, ईसाइयों के साथ एक कंटिन्यूअस, सिर्फ उस वक्त नहीं जबकि यूसीसी आ रहा है, उसके पहले भी और उसके बाद भी लगातार हमें एक प्रोसेस में रहना चाहिए, उनके साथ बात करते रहना चाहिए और उनके दुख दर्द में हर वक्त शरीक रहना चाहिए बिना किसी गर्ज के।